हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीतीश चंद्रा और आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं फुल वॉल्यूम की तरफ से। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा जो संचालित हो रही है। एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो चुकी है और ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होनी बाकी है। जस्ट एनटीपीसी की परीक्षा के बाद आपके ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो ये आपके लिए किसी जंग से कम नहीं है। इस जंग के मैदान में या तो आप लड़ते लड़ते विजयी हो जाएं या खुद को वीर गति को प्राप्त कर जाएं। इसी लक्ष्यों और सिद्धांतों और जुनून के साथ आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है और आपकी इसी तैयारी को और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मैं फुल वॉल्यूम की तरफ से आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के प्रकृति पर और आगे क्या पूछे जाने की संभावना है, यानी कि कुल मिलाकर के एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो उसीलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि जो प्रश्न अब तक फर्स्ट फेज के एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि एनटीपीसी की प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें 30 मैथ्स आपको पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न आपको जीके जीएस यानी जीए कह सकते हैं, जिसको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के पूछे जाएंगे। और इस 40 नंबर में ही आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स कुल मिलाकर के सभी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इस सेक्शन पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मैं बात करता हूं कि अब तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी की परीक्षा में फर्स्ट फेज में, और 16 जनवरी से आपके सेकंड फेज की भी परीक्षा शुरू होने वाली है एनटीपीसी की। तो फर्स्ट फेज में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस आधार पर हम ये क्या आकलन कर सकते हैं कि सेकंड फेज में या उससे अगले फिर थर्ड फेज में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, कुछ प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये आपको सारे प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी की परीक्षा में। तो पहला प्रश्न, 18वें एशियाई खेल में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो 18वां एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? 2018 में ही। यानी इससे एक बात स्पष्ट है कि 2018 के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इससे जुड़ी अन्य बातों को अगले फेज में या फिर उससे अगले फेज में पूछ लिया जाए। तो देखिएगा कि 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और इसका आयोजन जकार्ता में हुआ था। यह 18वां एशियाई खेल था। क्या था? 18वां। एशियाई खेलों की शुरुआत की बात करें तो 1951 में पहली बार नई दिल्ली में इसका आयोजन शुरू हुआ था। ठीक है, और इस समारोह में, इस एशियन खेल में ध्वजवाहक कौन था? तो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने ही इसका क्या किया था? ध्वजवाहक का किरदार इन्होंने किया था, यानी यही ध्वजवाहक उसमें थे। ठीक है, इसके बारे में अन्य चीजें याद रखिएगा एशियाई खेल के बारे में कि एशियाई खेल, 18वें एशियाई खेल का मोटो जो था वह था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। और इसमें 2018 में 8 नए खेलों को भी शामिल किया गया, जिससे कि इसमें कुल खेलों की संख्या 40 हो गई थी। पीवी सिंधु आपके विकल्प में है, तो पीवी सिंधु के बारे में आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2019 का विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला। और 2020 के जो गत वर्ष है उसमें कई प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा भी गया। ठीक है, कि BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है भारतीय? तो ये पीवी सिंधु है। एमसी मैरी कॉम के बारे में आप जानते होंगे, ये जानी मानी क्या है? भारतीय मुक्केबाज है, महिला मुक्केबाज खिलाड़ी है। ठीक है, तो इससे आपको ये देख लेना चाहिए कि अंतिम आयोजन जिन चीजों का 2018 में हुआ है उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जैसे रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक हुआ था, उसके बाद फिर ओलंपिक का आयोजन हुआ नहीं है, 20 में होने वाला था, टल चुका है। तो 2016 में आपको एक नज़र 2016 के ओलंपिक को देख लेना है। 2018 में आपका एशियाई खेल हुआ था, इसके बाद फिर एशियाई खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, तो ये भी आपको देख लेना है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
चलिए कुछ और प्रश्न हम देखते हैं करंट अफेयर्स के, और उसके बाद स्टैटिक जीके का भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 महिला एकल खिताब जीता है, यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये सभी क्या है, टेनिस के अलग अलग आयोजित प्रतियोगिताएं हैं, जिनको मिलाकर के हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन वर्ष में सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, ये सब आप लोग बखूबी पढ़े हुए होंगे। तीसरे नंबर पर आपका विंबलडन होता है, और वर्ष के अंत में चौथा और अंतिम टूर्नामेंट जो होता है, इसको हम लोग यूएस ओपन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का। ठीक है, और अगर एक बार जिस टॉपिक को रेलवे ने छेड़ा है तो संभावना, ये पूरी संभावना है कि आगे भी इस टॉपिक से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 सोफिया केनिन ने जीता था। ये यूएसए की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ की, यूएसए की, और इन्होंने इसमें गरबाइन मुगुरुजा को हराया था। किनको, गरबाइन मुगुरुजा को पराजित किया था, और गरबाइन मुगुरुजा कहाँ की थी, तो ये स्पेन की खिलाड़ी है। ठीक है, और नाओमी ओसाका की बात करिएगा तो ये यूएस ओपन की महिला एकल खिताब की विजेता है। किसके, यूएस ओपन के महिला एकल खिताब की विजेता है। और ईगा स्वीटेक आपको दिख रहा होगा, कोविड-19 के कारण 2020 में फ्रेंच ओपन का आयोजन नहीं हुआ, शेष अन्य तीनों का हुआ, यानी यूएस ओपन हुआ, विंबलडन हुआ और ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी 2020 में हुआ, लेकिन फ्रेंच ओपन नहीं हुआ, ये निरस्त हो गया। तो 2019 का ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि इसका आयोजन हुआ ही नहीं है 20 में। तो 2019 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तीसरा प्रश्न देखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री पूछा गया था। आपको प्रश्न देखकर एक बात दिमाग में आपके चल रहा होगा कि प्रश्न बेहद ही आसान पूछे जा रहे हैं, लेकिन इससे आपको ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत ज़्यादा गलतियों को नहीं लेना है, और कम से कम नेगेटिव लेने का प्रयास करना है। जिन प्रश्नों को लेकर के आप एकदम आश्वस्त हों, जिसके उत्तर को लेकर के, उन्हीं प्रश्नों को आप अगर बनाए तो बेहतर होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं केपी शर्मा ओली हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विद्या देवी भंडारी क्या थी, तो बांग्लादेश की, सॉरी, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है। ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। एक और आपके विकल्प में है शेख हसीना, इनका नाम आप जानते होंगे, ये बांग्लादेश की पीएम है। कहाँ की, बांग्लादेश की पीएम यानी प्रधानमंत्री है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, देखने में बेहद ही आसान है, लेकिन यदि ये आपको नहीं आता है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और आपको इस बात का एग्जाम हॉल में देखिए मेंटेलिटी क्या होता है, करे ये आसान प्रश्न है, ये भी हमसे नहीं बना, तो आप क्या करते हैं, उस पर रिस्क लेते हैं, आप जबरन उस पर अटेम्प्ट लेते हैं, और आपका वो वही प्रश्न क्या होता है, जब गलत हो जाता है तो आपको बहुत अफसोस भी होता है। ठीक है, तो चलिए और दो प्रश्न हम लोग करंट अफेयर्स के देखते हैं। देखिए पूछा है 2020 मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार, और ये 2020 में डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। ये स्कॉटलैंड के लेखक हैं, और इनको सुग्गी बैन नामक पुस्तक के लिए, उपन्यास के लेखन के लिए दिया गया क्या, मान बुकर पुरस्कार। ठीक है, एक मान बुकर होता है और एक मान बुकर इंटरनेशनल होता है। कभी कभी आप क्या होते हैं कि एक चीज को पढ़े होते हैं, एक चीज से परिचित नहीं होते हैं, और जब नाम सेम हो, थोड़े से का अंतर हो, तो वैसे प्रश्न में आप ज्यादा उलझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये मान बुकर है, मान बुकर इंटरनेशनल भी पूछेगा। तो मारिके लुकास रिजनेबल क्या थी, मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 की विजेता है। मान बुकर इंटरनेशनल 2020 की विजेता कौन, मारिके लुकास रिजनेबल। और इन्होंने इनको किस पुस्तक के लिए, तो द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको दिया गया ये।
और जोखा अल्हार्थी को देखिएगा तो 2019 में इनको दिया गया था। किस लिए 2019 में इनको दिया गया था? सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक लेखन के लिए। सेलेस्टियल बॉडीज का लेखन इन्होंने किया था और पिछले एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा में ये खूब पूछा गया था, कई बार पूछा गया था। तो नेक्स्ट शिफ्ट में इससे जुड़े प्रश्नों को पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको इन सभी टॉपिक्स को ठीक ढंग से तैयार कर लेना है। और मिशेल हचिसन का आप नाम देख रहे हैं, तो मिशेल हचिसन इस मारिके लुकास रीजनेवल्ड को जिस पुस्तक के लिए द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है, तो इसी की ये अनुवादक हैं। ये क्या है? अनुवादक, द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के अनुवादक हैं। ठीक है। और डगलस स्टुअर्ट सुगी बैन के लेखक हैं, स्कॉटलैंड के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक और प्रश्न करंट का क्या पूछा गया है? प्रश्न ढेर सारे पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में आपको करंट अफेयर्स से तकरीबन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स आपका एक शिफ्ट में तकरीबन 8 से 12 नंबर तक पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में इसको +- 2 कर लीजिए, 8 से 12 के रेंज में +- 2 कर लीजिए, यानी 6 से लेकर के 14 प्रश्न तक वेरी कर रहा है और एवरेज जो है आपका 8 से 12 के बीच पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके का खूब डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए कि स्टैटिक जीके के भी प्रश्नों की संख्या परीक्षा में बढ़ी है। सिलेबस वही है जो पिछले बार था, वही है, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी बदली है। स्टैटिक जीके के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और यह भी आपका 10 के आसपास पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है? 10 से 12 के आसपास। साइंस के जो प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न आपके ये भी 10 से 12 के आसपास पूछे जा रहे हैं। और अब आपका शेष जो बचता है, शेष आपका यदि इधर 30 या 35 पूछता है या 30 के आसपास पूछता है, तो अन्य जो बचा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करंट के कुल मिलाकर के हमने आपको 4 प्रश्न अभी तक बताए हैं। एक और प्रश्न देखिएगा, उसके बाद हम आपको स्टैटिक जीके के भी कुछ प्रश्नों से अवगत करवाएंगे कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। देखिएगा 5वां प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले वर्ष आप जानते हैं 2019-20 के सत्र में भारत के 10 बड़े बैंकों का विलय कितने में कर दिया गया? 4 बैंकों में कर दिया गया। और इसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2 बैंकों का विलय किया गया। पहला आपका विजया बैंक और देना बैंक, यानी यहां आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकों के विलय से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। इलाहाबाद बैंक आपके विकल्प में है, तो इलाहाबाद बैंक को किसमें? इंडियन बैंक में विलय किया गया। किसमें? इंडियन बैंक में। इसके अलावा भी अन्य बैंकों का विलय किया गया। ढेर सारे बैंक, कुल मिलाकर के 10 बैंकों का, जैसा हमने बताया कि 10 बैंकों को 4 बैंकों में समेटा गया और इसमें पंजाब नेशनल बैंक आपका दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। और पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। ठीक है। तो स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। इसमें बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर नहीं आ पाया करंट अफेयर्स में, क्योंकि वक्त भी ज्यादा लग जाता और बहुत सारे प्रश्न चूंकि पूछे गए हैं। फर्स्ट फेज, एक पूरा का पूरा फेज की परीक्षा हुई है और पर डे अगर 2 शिफ्ट के भी प्रश्न हम लें तो 10-10 प्रश्न भी अगर औसतन लिया जाए तो ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो हम आपको बस यही बतलाना चाह रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, बैंकों के सीईओ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बैंकों, कंपनियों के सीईओ वगैरह से प्रश्न है। आपका जीआई टैग से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जीआई टैग से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नाम परिवर्तन जो हुआ है शहरों का, संस्थाओं का, उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नाम परिवर्तन, ढेर सारे संस्थाओं और शहरों का, बंदरगाहों का नाम बदला है, इससे भी खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के हर सेक्शन से प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि किसी खास टॉपिक से पूछा जा रहा है। 2018 से भी प्रश्न है, 2019 से भी प्रश्न है और 2020 से भी प्रश्न है। तो 2018 से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हमने आपको दिखाया कि जिसका अंतिम आयोजन 2018 में ही हुआ है। घबराना ज्यादा नहीं है, इसीलिए कि 2018 में जिसका अंतिम आयोजन हुआ है उसके बाद फिर आयोजन नहीं हुआ है। वैसे ही टॉपिक्स का केवल पूछेगा करंट 2018 का, तो उन टॉपिक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। स्टैटिक जीके में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है।
और इसको हम लोग डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इससे कैसे प्रश्न पूछे गए और इससे जुड़ी और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेलवे का एक आदत है कि यदि वह किसी टॉपिक को शुरू में पूछता है तो उससे रिलेटेड अन्य कई प्रकार के प्रश्न अगले फेजेस में देखने को मिलते हैं। तो यहां देखिएगा, कुडानुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, कुडानुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आपने सुना होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पावर प्लांट का, देखिएगा भारत में दो प्रकार की संस्थाएं हैं। एक है आपका बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को और इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई में। एक और आपकी संस्थान है, एक और संस्थान है IGCAR। एक और संस्थान क्या है, IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। क्या, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में, तमिलनाडु चेन्नई में इसका मुख्यालय। ठीक है, तो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ही रिएक्टर्स का निर्माण किया जाता है। और ये रिएक्टर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बार्क 2 प्रकार के रिएक्टर बनाता है आपका। एक होता है रिसर्च रिएक्टर, एक होता है आपका रिसर्च रिएक्टर, और दूसरा टाइप आपका होता है एनर्जी रिएक्टर। ठीक है, अब IGCAR की बात करें तो ये 3 प्रकार के कार्यों को अंजाम देता है। यह भी आपका पहला रिसर्च रिएक्टर का निर्माण करता है, दूसरा टाइप इसका है ये आपका एनर्जी रिएक्टर का निर्माण करता है, और तीसरा यह पनडुब्बियों का भी निर्माण करता है। किसका, पनडुब्बियों का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कुडानुकुलम किस प्रकार का रिएक्टर है। ठीक है, तो बार्क के रिएक्टर की बात करें तो बार्क का आपका जो रिएक्टर था, पहला रिएक्टर, इसको हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अप्सरा इसका रिसर्च रिएक्टर था, अप्सरा। इसके अलावा जर्लिना, ध्रुव, विशाखापत्तनम, साइरस इत्यादि ये सभी बार्क के रिसर्च रिएक्टर हैं। और एनर्जी रिएक्टर की बात करें तो कुडानुकुलम तमिलनाडु में स्थित, कहां, तमिलनाडु में स्थित बार्क का यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का कैसा रिएक्टर है, एनर्जी रिएक्टर है। कैसा है हो, एनर्जी रिएक्टर है। मुंबई में कौन कौन सा, तारापुर और जैतपुर। तारापुर और जैतपुर क्या है, परमाणु रिएक्टर है जो कि एनर्जी रिएक्टर है। किसके अंतर्गत, बार्क के अंतर्गत। राजस्थान में रावत भाटा है, कौन है, रावत भाटा परमाणु रिएक्टर है। गुजरात में कौन सा, तो काकरापाड़ा। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके एनर्जी रिएक्टर हैं बार्क के अंतर्गत। तो इससे और भी सारे रिएक्टर हैं, कुल मिलाकर के 7 रिएक्टर हैं इसमें, किसमें, बार्क के एनर्जी रिएक्टर में। ठीक है, 7 अलग अलग स्थानों पर परमाणु रिएक्टर है अभी। और IGCAR के भी ढेर सारे रिएक्टर हैं। इसके भी रिसर्च एनर्जी और रिएक्टर है, और पनडुब्बियों का भी ये निर्माण करता है। तो इसके रिसर्च रिएक्टर की बात करें तो इसका कामिनी, इसके रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या था, कामिनी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, और इसके एनर्जी रिएक्टर का नाम भी कल्पक्कम ही था। इसके एनर्जी रिएक्टर का नाम भी क्या था, कल्पक्कम ही था। और इसके द्वारा निर्मित पनडुब्बी की बात करें तो INS अरिहंत का निर्माण IGCAR के द्वारा ही किया गया था। क्या, INS अरिहंत का निर्माण। ठीक है, तो इससे आपको मैं इसलिए डिटेल में बता दे रहा हूं कि इस टॉपिक से खूब प्रश्न आगे भी पूछे ही जाएंगे, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। वैसे भी हर एक परीक्षाओं में यह आपका फेवरेट टॉपिक रहा है, प्रश्नों को निकालने का, प्रश्नों को बनाने का। ठीक है, तो देखिएगा आगे और स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए क्या प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। ये सारे प्रश्न भी पूछे हुए हैं, ये मत समझिएगा कहीं से उठा करके ला करके आपको बता रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और फर्स्ट फेज में अगर आपके मित्र, भाई, बंधु, सखा किसी ने परीक्षा दी होगी तो आप उनसे यह पूछ सकते हैं। अंबुबाची महोत्सव, तो ये पिछले बार LP टेक्नीशियन की परीक्षा में 20 सेक्शन से खूब प्रश्न थे। महोत्सव से, समारोह से, त्योहार से, उत्सव से,
जो अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं और खास करके उत्तर पूर्वी भारत पर ज्यादा फोकस रहता है और उत्तर पूर्वी भारत पर और जनजातीय महोत्सवों पर खूब फोकस रहता है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि यहाँ कौन कौन से किस राज्यों में उत्सव मनाए जाते हैं। तो अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ये कामाख्या मंदिर में। कहाँ मनाया जाता है? असम के कामाख्या मंदिर में इसका अंबुबाची महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है अंबुबाची महोत्सव में, इसका अर्थ क्या होता है? जिसको पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। अंबुबाची महोत्सव को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। ये सब भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि उपनाम का भी जो सेक्शन है वो स्टैटिक जीके में खूब पूछा गया है। उपनाम सेक्शन से भी किस जगह का, किस त्योहार का, किस व्यक्ति का क्या उपनाम है, इस सेक्शन से भी प्रश्न खूब हैं, तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, नागालैंड में आप हॉर्नबिल तो खूब प्रचलित है। नागालैंड में हॉर्नबिल पिछले बार भी खूब पूछा गया। हर शिफ्ट में लगभग आपको 1-2 दिन 4 दिन के गैप करके हर शिफ्ट में लगभग आपको देखने को ये प्रश्न मिलेगा, नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। फिलहाल आप नागालैंड में एक नया सीखिएगा। हॉर्नबिल तो आप जानते हैं, नया देखिएगा क्या, सेके रन्नी महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा? सेके रन ई। क्योंकि रेलवे का आदत होता है खोद खोद कर चीजों को निकालता है, नई नई चीजें जो आप नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो शायद इससे मैं आपको कुछ मदद दे पाऊं, कुछ आपको सहयोग कर पाऊं और आपको मैं कुछ बता पाऊं अगर ऐसे प्रश्न पूछता है और अगर आपके परीक्षा में आती है तो हमारा ये प्रयास सार्थक समझा जाएगा। ठीक है, सिक्किम में देखिएगा, सिक्किम में कौन सा त्योहार होता है? तो सिक्किम में आपका सागा दावा। इन राज्यों पर ज्यादा फोकस होता है और इन राज्यों से ज्यादा पूछे जाते हैं। इन राज्यों से इसलिए भी पूछे जाते हैं कि ये क्षेत्र जनजातीय बहुल इलाके हैं और यहाँ ढेर सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाए जाते रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आगे और कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक क्या है? आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका पूरा नाम अगर कहें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 7, बांग्लादेश, भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देश हैं। इसको बिम्स्ट इस नाम से जाना जाता था। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और 2004 में जब इसमें म्यांमार जुड़ गया, तब इसमें ईसी शब्द जोड़ दिया गया और ये क्या हो गया? कंप्लीट बिम्स्टेक हो गया, यानी वर्तमान रूप में आ गया। क्या हो गया? ये बिम्स्टेक का रूप धारण कर लिया। और बिम्स्टेक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। और हमने बताया बांग्लादेश सदस्य है, भारत सदस्य है, भूटान सदस्य है, इंडोनेशिया सदस्य नहीं। और पूछा क्या है कि सदस्य नहीं है। ये प्रश्न भी आपको पूछा गया है। कहाँ? तो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये बड़ा ही आसान प्रश्न है और कई बार पूछ लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में। अब तक 3-4 शिफ्ट में हमने इस प्रश्न को देखा है और जैसा कि परीक्षार्थियों ने बतलाया है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका प्रश्न क्या है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी वह आपका हिल्टन यंग कमेटी ने 1926 में और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1931 में सिफारिश किया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी भारत सरकार के अधीन इसको कर लिया गया। और उस समय जो जिस भी निजी क्षेत्र के व्यक्ति का शेयर इसमें लगा था, 100 रुपए के शेयर के बदले भारत सरकार ने उन सभी लोगों को 118.62 रुपए लौटाया और आरबीआई को पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक बना दिया। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? करंट अफेयर्स का ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो शक्तिकांत दास हैं और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ये आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं।
25वें गवर्नर हैं। आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिएगा स्टैटिक जीके का कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के भारी त्राहिमाम और तबाही के बाद जब दुनिया पूरी त्रस्त हो गई, तो आगे भी भविष्य में पूरी दुनिया में ऐसी कोई त्राहिमाम जैसी घटना ना हो, ऐसी कोई तबाही फिर से ना मचे जिसमें कि जान माल की इतनी क्षति हो, उसी ऐसी आपदा को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही सभी विकसित देशों के प्रयास के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी कोई परीक्षा होती हो जनरल कंपटीशन की जिसमें इससे प्रश्न ना पूछा जाता हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके एक एक बिंदुओं को, एक एक पहलुओं को आप समझ लीजिए, और परीक्षा में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। द हेग में संयुक्त राष्ट्र का ही एक उपक्रम जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो मैं आपके लिए आपको दिखा रहा था कि एनटीपीसी की परीक्षा में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के अब तक कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप इसी आधार पर भविष्य में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जब फेज 2 की परीक्षा शुरू होगी, तो आप इस आधार पर यह आकलन कर सकते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी। इसी आधार पर इन्हीं टॉपिक्स को देखते हुए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको अगर नहीं आता है उस प्रश्न को तो आसान क्वेश्चन भी छूट जा रहा है, ये सोच करके आप उसे गलती अटेम्प्ट नहीं करेंगे और वैसे प्रश्नों को ही आप बनाएंगे जो प्रश्न आप, जिस प्रश्न के उत्तर को लेकर के आप आश्वस्त हैं। तो ये एनटीपीसी के कुछ पूछे हुए प्रश्न थे जिस पर कि हमने आपके समक्ष चर्चा किया और आपको दिखाया कि यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको अपनी तैयारी के प्रति सीरियस रहना है और जो चीजें आप पढ़े हैं उन्हीं चीजों को बार बार रिवीजन करिए, नए चीजों को ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। अगर हाँ कोई चीजें हैं जो परीक्षा में नए पैटर्न पर नए तरीके से पूछा जा रहा है तो उन चीजों को 1 2 बार 3 बार आप रिवीजन निश्चित तौर पर कर लें, ये आपके लिए 1 2 मार्क्स बढ़ाने के में मददगार होगी। ठीक है, अपनी तैयारी को एकदम अपने संघर्ष के बलबूते पर इस कदर तैयार करिए कि आपकी सफलता निश्चित हो और आप भी कह सकें सफल होने के बाद कि ऐ दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं हम पर, ऐ दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। तो इस कदर अपने हौसलों को बुलंद करिए और इस कदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात अपने आप को मेहनत के, संघर्ष के आंच में झोंक दीजिए और एनटीपीसी और आरआरबी की इस परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की ये परीक्षा जो हो रही है और जो आगे होने वाली है, उस परीक्षा में अपनी तैयारी को, अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लीजिए और अपने तैयारी का जो तीर है उस तीर के तर्कस को इस तरह से तैयार करिए कि वह अर्जुन के निशाने की तरह मछली में नहीं, मछली के आंख में जाकर के लगे और आप 100% सफल हो सके और आप भी अपने माता पिता, भाई बंधु, समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने कि जी हाँ, हमने भी वर्षों वर्ष तक एक कमरे में बंद रहकर संघर्ष किया और इस संघर्ष के बूते आज मैं स्टेशन मास्टर हूं, आज मैं टीए हूं, आज मैं सीए हूं। तो अपने आप को सफल करिए और अपने समाज के लिए प्रेरणा बनिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए और अपने माता पिता की उम्मीदों के लिए एक उम्मीदों को पूरा करते हुए उनके जीवन का एक मजबूत सहारा बनिए। इन्हीं आशाओं, उम्मीदों और आपके आने वाली परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नीतीश चंद्रा फुल वॉल्यूम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।